दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक दिन में 3.5 लाख से ज्यादा केस जो कोविड से प्रभावित हैं और इतनी बड़ी तादाद में संक्रमितों की संख्या इससे पहले दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुई। और उससे जो लड़ने के उपाय भारत लगातार खोज रहा है और जो मुश्किल हालात है उसकी हर तस्वीर दुनिया के अलग अलग अखबारों में, अलग अलग पत्रिकाओं में, अलग अलग न्यूज चैनलों पर रिपोर्ट के जरिए रेंग रही है। दुनिया के 2 दर्जन से ज्यादा देशों ने भारत से आवाजाही बंद कर दी है। इन 2 दर्जन देशों ने अपने देश के नागरिकों को कह दिया है वो भारत ना जाएं, और भारत से अगर बीते 14 दिनों में कोई भी वहां पर पहुंचा है तो उसे सख्त रिस्ट्रिक्शन का पालन उससे करवाया जा रहा है। यह वह परिस्थिति है जिसमें इस बात का जिक्र बार बार हो रहा था कि दूसरी लहर आएगी। तो ऐसे में सवाल यह है कि जिस वक्त पहली लहर भारत में आई थी, जिस वक्त पहली बार भारत में लॉकडाउन लगाया गया था, जिस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पीएम केयर फंड को लाया गया सामने, और उसके बाद ही दुनिया के अलग अलग देशों को भारत ने भी वैक्सीन के जरिए मदद भी की, कुछ दवाइयां भेजी। यह सारी परिस्थितियों के बीच में भारत अपनी परिस्थितियों के साथ कैसे जूझ रहा था, हमें लगता है कि आज इसे समझने की जरूरत है। इसे समझने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि दुनिया भर में आज की तारीख में कोविड के साथ भारत का नाम जुड़ गया है, और भारत के ही लोग दुनिया भर के अलग अलग देशों में करोड़ों की तादाद में रहते हैं। तो उन देशों में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिक या एनआरआईज जो भी होंगे वह क्या सोच रहे होंगे, दुनिया के अलग अलग देशों में भारत को लेकर कैसी रिपोर्टें दर्ज की जा रही है, ये सारे सवाल हर के जहन में आने चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में दुनिया भर में भारत के तकरीबन 1,34,60,000 एनआरआई है, 1,86,83,000 पीआईओ है, यानी जो भारतीय ओरिजिन के लोग हैं। दोनों को मिला दीजिएगा तो तकरीबन 3.25 करोड़ लोग दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के रह रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि दुनिया के अलग अलग देशों ने भारत पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए और भारत मौजूदा वक्त में दुनिया की खबरों में सुर्खियां बने हुए है, इन बातों का जिक्र हम शुरू करें उससे पहले हमें लगता है कि 28 जनवरी को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक बैठक हुई। वर्चुअल तरीके से दुनिया के तमाम नेताओं ने अपने अपने देश में जो भी कोविड को लेकर काम किए गए, जो भी मेडिकल स्ट्रक्चर बनाया गया, कोविड से लड़ने के लिए जो भी संसाधन जिस भी रूप में रखे गए, इसका जिक्र हर किसी ने किया। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशली उस दौर में उनको भाषण के लिए इनवाइट किया गया। और 28 जनवरी बीते हुए बहुत दिन हुए नहीं है, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, हमें लगता है आज सबसे पहले उसे सुन लीजिए, क्योंकि जनवरी 28 को भी इस देश को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में जो तबाही आने वाली है, जो महामारी पैर पसारने वाली है, और हमारे यहां का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्सीजन और वैक्सीन तक की परिस्थितियों से यह देश कैसे जूझेगा, इसकी दिशा में कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी कहें। उससे पहले हमें लगता है इस बड़े लगभग 18 मिनट का यह भाषण था, लेकिन उसमें से लगभग 1.5-2 मिनट के इस भाषण के हिस्से को पहले आप सुनिए। दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही, तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही होगी। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव,
पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। तो जरा कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र कर गए जनवरी के महीने में, और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया के तमाम विकसित देशों की मौजूदगी थी। आज वो सभी विकसित देशों ने भारत से आवाजाही बंद कर रखी है, भारत को मदद भी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा, हम भी मदद करेंगे क्योंकि भारत ने एक वक्त हमें भी मुश्किल हालातों से निकाला है। रूस मदद कर रहा है, ब्रिटेन मदद कर रहा है, फ्रांस मदद कर रहा है। दुबई से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लाए जा रहे हैं, सिंगापुर से ऑक्सीजन लाया जा रहा है। दुनिया के तमाम देश अपने अपने तरीके से मदद करने के लिए आगे भारत की आय जरूर है। लेकिन क्या यहां पर एक बात का जिक्र किया जा सकता है, क्या वाकई इसका अंदेशा नहीं था, या इस देश के भीतर में सिर्फ हम लोग तत्काल को जीते हैं और इस देश के भीतर में रिसर्च का काम पूरे तरीके से बंद हो गया है। R&D को लेकर जो भी खर्चा होता था उस खर्चे पर भी अब लगाम लग चुकी है। तो कोई जब रिसर्च ही नहीं होगा तो आने वाले वक्त में जिन परिस्थितियों से जूझना है उसको लेकर कैसे कोई सामना करेगा? क्या इसकी कोई जानकारी नहीं रखी जा सकती है?